अच्छा, यहाँ पर देखो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। और इसके अंदर बेसिकली सारी डिस्कशन क्या हो रही है कि किस तरह से एक सॉफ्टवेयर बनाया किस तरह से जाता है। अभी तक आपने जो काम किया था, वो पढ़ा था, वो आपने बेसिकली मॉड्यूल्स बनाना, मॉड्यूल से मुराद है कि सब रूटीन्स की सूरत में काम करना, छोटे-छोटे प्रोग्राम कोड्स के ऊपर काम किया था आपने। ऐसे क्वेश्चन में देखे थे जिधर एक ही सिचुएशन से रेलेवेंट मल्टीपल मॉड्यूल्स 2 या 3 फंक्शन या प्रोसीजर्स आपसे बनवाए जाते थे। बट यहाँ पर जो सिचुएशन है वो ये है कि अब वो छोटे-छोटे मॉड्यूल्स को जोड़ के एक पूरा सॉफ्टवेयर किस तरह से बनता है, जो आप अपने पास डेली लाइफ में यूज़ कर रहे होते हैं, वो उस तरह की चीज़ किस तरह से आती है। ये बेसिकली सारा चैप्टर उसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट क्या होती हैं, कि आपके पास किस किस चीज़ से गुजरता है। सबसे पहले तो आपके पास जो फर्स्ट स्टेज आती है ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ अ सॉफ्टवेयर, दैट इज़ एनालिसिस। एनालिसिस में क्या हो रहा होता है कि आपके पास बात आ जाती है इन्वेस्टिगेटिंग प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज। द प्रॉब्लम इज डिफाइंड क्लियरली एंड प्रिसाइजली। क्या हो रहा होगा कि सबसे पहले प्रिसाइजली और बड़े क्लियरली बताया जाएगा कि जो काम है, मतलब लेट्स जस्ट अज्यूम कि कोई चीज़ है, ये वो प्रॉब्लम है आपके लिए ना, वो आप उसको बड़े क्लियरली एंड प्रिसाइजली डिफाइन करोगे कि ये चीज़ एग्जैक्ट जो है हमारे लिए इशू बन रही है। उसके बाद रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस आर ड्रॉन। मतलब ये है कि आपको ये बात देखने की ज़रूरत है कि आपकी क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, क्या सॉरी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको लिख लिया जाएगा। फिर तमाम पॉसिबल सॉल्यूशंस, ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस आर प्लान्ड। जो जो रास्ता अपनाया जा सकता है उस चीज़ को करने के लिए, उस सबको प्लान किया जाएगा। उसके बाद आपके पास होगी स्टेप वाइज रिफाइनमेंट, वे प्रोग्राम इज रीड रिफाइंड एंड द मोस्ट अप्रोप्रिएट सोल्यूशन इज चोजन। स्टेप वाइज रिफाइनमेंट हमारे पास क्या होती है कि जिसके अंदर के प्रोग्राम के अंदर से एक्स्ट्रा चीज़ों को, डिफरेंट, वो जो हमारे पास पॉसिबल सॉल्यूशंस तीन थे ना, तो उनमें से तमाम एक्स्ट्रा स्टेप्स को, तमाम मुश्किल चीज़ों को इग्नोर करते करते सिर्फ जो सबसे ईजीएस्ट, सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट हमारे पास सोल्यूशन है, जिसमें सबसे बेहतरीन रिजल्ट हमें अचीव हो रहे होंगे, उस वाले को चूज कर लिया जाता है। तो स्टेप वाइज रिफाइनमेंट हमारे पास क्या है कि जिधर तमाम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, तमाम समझ लो मुश्किल पाथ्स, तमाम कॉम्प्लेक्स चीज़ें छोड़कर सबसे बेहतरीन पाथ को ऑप्ट कर लिया जाता है स्टेप वाइज रिफाइनमेंट में, जो कि आपके लिए सबसे बेहतरीन सोल्यूशन है, जो अप्रोप्रिएट मेथड है, ताकि आप ये सोल्यूशन अचीव कर सकें। ये आपकी एनालिसिस की स्टेज है, जिसके अंदर के एक और चीज़ होती है जिसे डिकम्पोजिशन कहा जाता है। डिकम्पोजिशन ऑफ अ प्रॉब्लम, अक्सर एग्जामिनर आपसे 2 या 3 नंबर का सवाल पूछ सकता है कि व्हाट इज डिकम्पोजिशन ऑफ द प्रॉब्लम, कि बेसिकली ब्रेकिंग डाउन अ प्रॉब्लम और टास्क इनटू स्मॉलर पार्ट्स। किसी भी टास्क को आप उसके स्मॉलर पार्ट्स में ब्रेक करें, उसको डिकम्पोजिशन कहते हैं, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट एंड मेक इट ईजियर टू सॉल्व, ताकि आप उसको समझ सकें एंड उसको सॉल्व करना आपके लिए ईजी हो। इट ऑल्सो हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ मॉड्यूल्स। अब क्योंकि आपने इसको तोड़ लिया हिस्सों में, तो उस वजह से अब आप उसके छोटे छोटे मॉड्यूल्स भी बना सकते हो। अ लार्जर प्रॉब्लम इज ब्रोकन डाउन इन स्मॉलर पार्ट्स ऑल्सो enables टीम टू वर्क ऑन इट। कि क्योंकि अब आपने उसको छोटे छोटे मॉड्यूल्स में ब्रेक कर दिया, फॉर एग्जाम्पल एक टास्क था, एक सॉफ्टवेयर था, और उसको 8 मॉड्यूल्स में ब्रेक कर दिया गया। वो 8 मॉड्यूल्स पर 8 डिफरेंट टीम्स बैठ के, या एक टीम के 8 मेंबर बैठ के काम कर सकते हैं उसके ऊपर। उस वजह से, जब क्योंकि टीम वर्क भी आपका हो गया, मॉड्यूल्स भी ब्रेक हो गया, उस वजह से उसको सॉल्व करना ईजी होगा, प्रोग्राम करना भी ईजी है, टेस्ट करना भी ईजी है, और उसको मेंटेन करना भी आपके लिए ईजी होगा। यहाँ तक कोई सवाल आपका? अच्छा, उसके बाद आपके पास आ जाती है डिज़ाइन स्टेज। डिज़ाइन स्टेज में जो है ना, सबसे पहले कुछ डिसीजंस लिए जा रहे होते हैं डिज़ाइनिंग से मुतल्लिक। कौन कौन से डिसीजंस हैं वो? सबसे पहले डेटा स्ट्रक्चर्स। कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर्स यूज़ किए जाएंगे? डेटा स्ट्रक्चर में आपके पास शामिल हो जाती हैं यहाँ पर एरेज आ गई, ठीक है। एरेज हो गई 1D एरे या 2D एरे, या फिर आप बात करने कौन सी एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स की बात कर लेते हैं कि कौन सी वाली यूज़ हो रही होंगी, क्यूज यूज़ हो रही होंगी, स्टैक्स यूज़ हो रहे होंगे, क्या चाहिए होगा आपको, ये डेटा स्ट्रक्चर्स। सेकंड चीज़, फ्लो चार्ट्स बनाए जाते हैं। फ्लो चार्ट्स क्या होते हैं? जो बेसिकली हायरार्की शो करा रहे होते हैं कि किस किस सीक्वेंस में प्रोग्राम ने चलना है, कि पहले ये वाला मॉड्यूल कॉल होगा, फिर ये कंडीशन चेक होगी, फिर नेक्स्ट मॉड्यूल कॉल होगा, फिर ये मॉड्यूल कॉल होगा, फिर इस तरह से प्रोग्राम एंड हो जाएगा। उसके बाद थर्ड चीज़ विच इज़ मॉड्यूल्स एंड लाइब्रेरीज। तमाम एग्जिस्टिंग मॉड्यूल्स और लाइब्रेरीज जो कि वैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एग्जिस्ट करती हैं, आपने देखा होगा कि आपको पेपर 2 में एक इंसर्ट गिवन होता है। उस इंसर्ट के अंदर लेफ्ट राइट मिड का फंक्शन है, डेट के फंक्शंस हैं, और स्ट्रिंग हैंडलिंग के फंक्शंस हैं,
वो सारे के सारे बिल्ट इन फंक्शंस लाइब्रेरीज कहलाते हैं। वो लाइब्रेरीज फाइनलाइज की जाती हैं कि कौन कौन सी लाइब्रेरी इस्तेमाल कर रहे होंगे। उसके बाद आपके पास यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस देखा जाता है कि आपका जो प्रोग्राम सॉफ्टवेयर है जो भी आप बना रहे हैं वो यूज़र के लिए देखने में कैसा होगा, वो डिज़ाइनिंग में आ जाता है। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। उसके बाद जो है आपके पास आ जाता है चॉइस ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कि आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस टाइप की होगी, कि आप एक इंटरप्रेटर बेस्ड लेंगे या कंपाइलर बेस्ड लेंगे, आप पाइथन में करेंगे, सी में करेंगे, जौन सी भी चीज़ है वो इसमें चॉइसेस ली जाती हैं। एंड प्रेफर्ड आईडीई। आईडीई बेसिकली असिस्टिंग सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपको हेल्प आउट कर रहा होता है इन प्रोग्रामिंग। ये जो चीज़ है, ये जब आप पेपर वन पढ़ोगे ना तो आईडीई क्या होती है उसकी डिटेल आपको थोड़ी सी वहाँ पे मिलेगी। लेकिन वैसे कि असिस्टिंग सॉफ्टवेयर है कि जिस पे आपको प्रोग्रामिंग में हेल्प हो रही होती है, एड कर रहा होता है वो आपको। तो इन 6 चीज़ों का डिसीजन जो है ना लिया जा रहा होता है एट द डिज़ाइन स्टेज। सातवीं एक और चीज़ बनाई जाती है। सातवें नंबर पर जो चीज़ बनाई जाती है दैट इज कॉल्ड एज एन आइडेंटिफायर टेबल। आइडेंटिफायर टेबल क्रिएट किया जाता है। एंड वो आइडेंटिफायर टेबल क्या 5 चीज़ें स्टोर कर रहा होता है, ये जो स्टोर कर रहा होता है नेम्स ऑफ आइडेंटिफायर्स, यानी जो वेरिएबल्स के नेम्स हैं वो स्टोर करेगा। पर्पस ऑफ दोज वेरिएबल्स, ये वेरिएबल्स क्या कर रहे होंगे। लाइक काउंट का वेरिएबल है तो ये किसी चीज़ का काउंट स्टोर कर रहा होगा। एवरेज वेरिएबल है तो ये टोटल ओवर काउंट यानी कि किसी चीज़ की एवरेज को स्टोर कर रहा होगा, इस तरह से। एग्जाम्पल डेटा वैल्यूज आपकी जी जी। नहीं, डेटा डिक्शनरी और चीज़ है, वो डेटाबेस का चीज़ है, दैट इज समथिंग एल्स। उसके बाद जो है कि कहते हैं ऑल दो डेटाबेसेस के अंदर यस वो डेटा डिक्शनरी भी वही चीज़ कर रही होती है सॉर्ट ऑफ, लेकिन वो डेटाबेसेस के लिए दिस इज समथिंग एल्स। अच्छा। उसके बाद जो है आपके पास आ जाता है एग्जाम्पल डेटा वैल्यूज। इस वेरिएबल के अंदर किस तरह की वैल्यू स्टोर हो रही है एग्जाम्पल में। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं कि जी हमारे पास एक एज वेरिएबल है। पर्पस हम इसका बताएंगे कि इट स्टोर्स एजेस। एंड एग्जाम्पल डेटा वैल्यू हम बता देते हैं कि जी इसमें हमारे पास 23 स्टोर्ड है। इस एग्जाम्पल डेटा वैल्यू कि ये इसमें इस संख्या की वैल्यू स्टोर्ड होगी। हमारे पास जो है कि कितने हैं, हमारे पास आ जाता है वेरिएबल है इज नम। वैसे इज नम, चलो इस नंबर कर लेते हैं, इज नंबर एक वेरिएबल है। तो इसकी एग्जांपल डेटा वैल्यू हम रख लेते हैं ट्रू। इससे पता चल जाएगा कि इसकी डेटा टाइप क्या है। आप यहाँ पे एग्जांपल डेटा वैल्यू भी लिख सकते हैं, डेटा टाइप भी कह सकते हैं, कुछ भी। उसके बाद साइज ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स। साइज ऑफ डेटा स्ट्रक्चर इसमें स्टोर किया जाता है, कितनी बड़ी एरे है, फॉर एग्जांपल लेंथ ऑफ एरे कितनी होगी। 2D एरे है तो कितनी रोज होंगी, कितनी कॉलम्स होंगे, वो सारा कुछ। कोई लिंक लिस्ट है तो कितने एलिमेंट्स उसके अंदर पॉसिबल होंगे। बाइनरी ट्री है तो कितने एलिमेंट्स होंगे। स्टैक्स यूज का साइज होगा, इस तरह की चीज़ें। एंड फिफ्थ आइटम इज द कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स क्या क्या यूज हो रहे होंगे, वो चीज़ें इस आइडेंटिफायर टेबल में स्टोर की जाती हैं। डिज़ाइन स्टेज में कोई सवाल आपका। हाँ जी, जो कोडिंग की उससे रिलेटेड है। अभी कोडिंग हुई नहीं है, अभी कोडिंग प्लान हो रही है सिर्फ, अभी हुई नहीं है कोडिंग। ये डिज़ाइन स्टेज में सिर्फ सॉफ्टवेयर को एक डिज़ाइन दिया गया है जिसके अंदर की चीज़ें फाइनलाइज की गई हैं कि क्या क्या चीज़ें हम यूज़ कर रहे होंगे, कौन कौन से वेरिएबल्स होंगे, कौन कौन सी चीज़ें यूज़ हो रही होंगी, कौन से डेटा स्ट्रक्चर्स होंगे, किस लैंग्वेज में करेंगे, अभी ये डिसाइड हुआ है। उसके बाद आपके पास जो है ना कोडिंग स्टेज आ जाती है। इसके अंदर क्या होता है कि एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फाइनलाइज की जाती है। पाइथन हो गई, सी हो गई, जावा हो गई, एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज़ बेस्ट सूटेबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। जो कि उस केस के लिए बेस्ट सूटेबल होगी, वो वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑप्ट कर ली जाएगी। द हेयर द एक्चुअल प्रोग्रामिंग ऑफ द मॉड्यूल और द कंप्लीट प्रोग्राम कोड स्टार्ट्स। इधर जो आपकी हकीकी प्रोग्रामिंग है, प्रोग्राम कोड लिखने वाली, जैसे सूडो कोड आप लिखते हो, उस तरह से एक्चुअल प्रोग्रामिंग यहाँ पर शुरू हो जाएगी। उसके बाद आपके पास आ जाती है टेस्टिंग। आपके पास पहले 3 स्टेजेस थी, एनालिसिस, डिज़ाइन, कोड। आपका इस स्टेज पे आके जब ये वाली स्टेज कंप्लीट हो जाएगी ना कोडिंग की, तो आपके पास एक प्रोग्राम कोड लिखा हुआ मौजूद होगा। अब जाहिर सी बात है, जब आपने इसको लिख लिया तो आपने इसको टेस्ट भी करना है। उसके लिए आपके पास ये 7 टाइप्स ऑफ टेस्टिंग मौजूद होती हैं।
It is tested that whether the program serves the original purpose, does it contain any error, and what improvements are required. टेस्टिंग में क्या तीन चीज़ें देखनी आपकी ज़रूरी है. सबसे पहले ये देखा जाता है कि प्रोग्राम सर्व द ओरिजिनल पर्पस. जो पर्पस बताया गया था क्या ये वो कर रहा है. डज इट कंटेन्स एनी एरर, क्या कोई एरर्स तो उसमें मौजूद नहीं है. एंड व्हाट इंप्रूवमेंट्स आर रिक्वायर्ड, क्या क्या चीज़ें उसमें से इंप्रूव हो सकती हैं. ये 7 किस्म की टेस्टिंग, ये सारा कुछ आपको एनालाइज करने में हेल्प करती हैं. सबसे पहले टेस्टिंग है आपके पास स्टब टेस्टिंग, where a stub of each module is made, where it returns and outputs a test value for the testing of incomplete codes. देखो आपके पास यहाँ पर एक मॉड्यूल कोड हो, इस तरह से लेट्स से एज्यूम कि आपके पास टेक्स्ट फाइल्स हैं. ठीक है, आपके पास टेक्स्ट फाइल्स हैं. लेट्स से एज्यूम कि टेक्स्ट फाइल का स्ट्रक्चर ये कि आपके पास सबसे पहले नेम होगा. ठीक है, हम बात करें टेक्स्ट फाइल के अंदर, नेम है, एज है, आईडी है. ये टेक्स्ट फाइल्स में इस तरह से स्टोर्ड है. और हर लाइन जो है ना वो इसी तरह से लिखी हुई है टेक्स्ट फाइल के अंदर. हमारे पास एक प्रोग्राम मॉड्यूल है जिसके अंदर हमारे पास एक रीड लाइन मॉड्यूल है हमारे पास. ठीक है, एक रीड लाइन मॉड्यूल बनाना है हमने, और एक मॉड्यूल हमने बनाना है एक्सट्रैक्ट एज. अच्छा, इधर आप समझ लो कि एक्सट्रैक्ट एज मॉड्यूल इज कंप्लीट, दिस इज कंप्लीट एंड दिस इज इनकम्प्लीट. तो रीड लाइन मॉड्यूल क्या करेगा कि इसकी वैल्यू रिटर्न होगी, और इसकी रिटर्न वैल्यू जो है ना एक्सट्रैक्ट एज को दी जाएगी ताकि वो उसमें से एज एक्सट्रैक्ट कर सके. लेकिन ये तो अभी मॉड्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता. तो अब क्या किया जाएगा उसके लिए, उसके क्या किया जाएगा कि आपके पास एक स्टब बनाया जाएगा. स्टब क्या, एक आर्टिफिशियल चीज को, स्टब रीड लाइन. ठीक है, इधर एक फंक्शन बनाया जाएगा, फंक्शन स्टब अंडरस्कोर रीड लाइन. ठीक है जी, ये दोनों फंक्शंस हैं, ये दोनों फंक्शंस हैं जिससे कि बेसिकली पहले ये वाला जो है ये इसमें से एक लाइन को रीड करेगा, वैल्यू रिटर्न करके जो है फाइल में से लाइन को रीड करके, और फिर उसके बाद एक्सट्रैक्ट एज को दे देगा ताकि इसमें से एज की वैल्यू एक्सट्रैक्ट हो सके. लेकिन लेट्स जस्ट एज्यूम कि अभी रीड लाइन फंक्शन लिखा ही नहीं गया, तो उसके एक स्टब बनाया जाएगा एंड वो एक्चुअली फाइल को नहीं रीड कर रहा होगा. उसके अंदर बस एक आर्टिफिशियल रिटर्न वैल्यू डाल दी जाएगी, रिटर्न एक इसमें से डाल दिया जाएगा, बस एक वैसे एक स्ट्रिंग बना के, कुछ भी एक नॉर्मल सा स्ट्रिंग बना कर दे दिया जाएगा, और इधर आपका एंड फंक्शन हो जाएगा. अब पता है क्या होगा, ये अभी आर्जी काम है, मतलब समझ लो टेम्पररी थिंग है. ये किया क्यों जा रहा है, ताकि इसकी जो रिटर्न वैल्यू है ना वो इसको देकर इस वाले मॉड्यूल को चेक किया जा सके. एक आर्टिफिशियल वैल्यू देकर, एक आर्टिफिशियल वैल्यू देकर एक्सट्रैक्ट एज को तो चेक कर लिया जाए ना, क्योंकि वो क्या उस रीड लाइन फंक्शन को कॉल करके उसमें से वैल्यू आ पा रही है या नहीं, बिकॉज एक्चुअल रीड लाइन फंक्शन तो अभी तैयार हुआ ही नहीं था. तो एक स्टब बना लिया गया उसका, ताकि उसकी एक एक्सपेक्टेड रिटर्न वैल्यू, ये जो रिटर्न हो रही है ना, ये उसकी एक्सपेक्टेड रिटर्न वैल्यू है जो एक्चुअल रीड लाइन फंक्शन रिटर्न करता. जी, हाँ, ये आपके पास ये जो वैल्यू रिटर्न हो रही है एक्सपेक्टेड रिटर्न वैल्यू जो कि एक्चुअल रीड लाइन फंक्शन ने रिटर्न करनी थी, बट क्योंकि एक्चुअल ये वाला तो कंप्लीट ही नहीं है अभी, इस वजह से हमने यहाँ पे इसको स्टब बनाया और इसकी वैल्यू जो है एक्सट्रैक्ट एज को पास कर दी ताकि एक्सट्रैक्ट एज चेक हो सके कि वो ठीक से काम कर रहा है या नहीं. समझ में आया. देखो हमारे पास क्या हो रहा है कि सबसे पहले रीड लाइन फंक्शन है. रीड लाइन फंक्शन जो है टेक्स्ट फाइल की एक लाइन को रीड करेगा, और उसके बाद वो अपनी वैल्यू रिटर्न कर देगा, एंड वो रिटर्न वैल्यू एक्सट्रैक्ट एज के अंदर कॉल होगी, यानी कि वो जो है ना एज अ पैरामीटर यहाँ पे आएगी. ठीक है, और उसमें से एज की वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर ली जाएगी. अब प्रॉब्लम ये हमारे पास कि ये जो रीड लाइन का फंक्शन है ये इनकम्प्लीट है. तो वो क्या करते हैं कि वो उसका एक स्टब बना देते हैं जो कि कोई बगैर किसी वर्किंग के, देयर इज नो अदर कोड हियर, वो डायरेक्टली रिटर्न क्या कर रहा है, एक एक्सपेक्टेड रिटर्न वैल्यू. जब एक्सपेक्ट कर सकते हैं टेक्स्ट फाइल में से क्या आएगा, उसमें कोई कोड नहीं लिखा, वो एक्चुअली फाइल को नहीं रीड कर रहा. ये वाला जो फंक्शन है ना, ये वाला जो है, ये कोई ये जो स्टब है उसका, रीड लाइन का ही स्टब है, ये उसका एक फेक किस्म का फंक्शन कह लो, दिस इज एक्चुअली जस्ट टू मिमिक दिस थिंग.
जिसे फेक फंक्शन बनाया गया जो उसे उसकी एक्सपेक्टेड रिटर्न वैल्यू रिटर्न कर रहा है, और वो पास कर दी गई एक्सट्रैक्ट एज को, ताकि आप उसको चेक करके इसको चेक कर सको कि ये कंप्लीट हो गया था, तो क्या ये ठीक कंप्लीट हुआ या इसमें एरर्स है बाकी। इस चीज को स्टब टेस्टिंग कहा जाता है, जिधर इनकम्प्लीट मॉड्यूल्स को एक फेक मॉड्यूल की सूरत में डायरेक्टली वैल्यू रिटर्न करा दी जाती है, एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो रिटर्न करा दी जाती है ताकि बाकी का कोड चेक हो सके। वेयर स्टब ऑफ ईच मॉड्यूल इज मेड। जी, नहीं बताओ बताओ, क्या कह रहे थे आप? हाँ, देखो उसमें सीन ये है, अब देखो हमारे पास एक कोड है, हमारे पास 5 फंक्शंस यूज होने हैं, ठीक है, हमारे पास 5 फंक्शंस यूज होने हैं, एक फंक्शन लिखा ही नहीं हुआ, एक फंक्शन लिखा ही नहीं गया अभी तक। द एंटायर कोड कंसिस्ट ऑफ 5 टोटल फंक्शंस एंड वन इज नॉट रिटन। अब आप क्या करते हैं कि वो एक फंक्शन आपके पास नहीं लिखा हुआ, तो उसका एक स्टब बनाया जाएगा एंड डायरेक्टली उसकी एक आर्टिफिशियल वैल्यू रिटर्न करा दी जाएगी, ताकि आपका बाकी का कोड रन होकर चेक हो सके। वो सचमुच का कोड नहीं एग्जिस्ट करेगा उस फंक्शन में, वो एक स्टब होगा जिधर सिर्फ उसकी एक फर्जी वैल्यू रिटर्न करा देगी ताकि आप बाकी का कोड चेक कर सको। अब देखो, आपने बिलफर्ज एक गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेनी है, ठीक है, कि गाड़ी का इंजन किस तरह से बना है, इंजन की परफॉर्मेंस कैसी है, बट आपके पास गाड़ी का क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल इंटीरियर पार्ट्स अभी पूरी तरह से डिज़ाइन नहीं हुए हुए। आप क्या करते हो कि आप उसमें टेम्पररी तौर पे इनकम्प्लीट इंटीरियर पार्ट्स इंस्टॉल करके सिर्फ गाड़ी की टेस्ट ड्राइव ले लोगे, क्योंकि आपका मेन कंसर्न तो इंजन को चेक करना था, वो इंस्टॉल हो चुका है, तो आपने बाकी सारे इनकम्प्लीट पार्ट्स उस पर डाल दिए ताकि आप उसको सिर्फ चेक कर सको। दिस इज व्हाट स्टब टेस्टिंग इज डूइंग। स्टब टेस्टिंग में एक आर्टिफिशियल मॉड्यूल बना के जिसको जो कि बेसिकली उसकी टेस्ट वैल्यू रिटर्न कर रहा है, इट रिटर्न्स और आउटपुट्स अ टेस्ट वैल्यू फॉर द टेस्टिंग ऑफ इनकम्प्लीट कोड्स। एक आर्जी तौर पे एक वैल्यू रिटर्न कर दी जाती है ताकि वो बाकी सारा कोड डिस्टर्ब ना हो रहा हो आपका। अच्छा, उसके बाद आ जाती है आपकी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या है कि वेयर द टेस्टिंग पर्सन इज अनअवेयर ऑफ द प्रोग्राम सोर्स कोड, द टेस्टर ओनली नोज रेंज ऑफ वैल्यूज एंड टेस्ट फॉर एक्सट्रीम बाउंड्री एंड नॉर्मल वैल्यूज। हमारे पास क्या होता है कि एक सेकेंड, हाँ जी, इस पे जो टेस्टिंग वाला पर्सन है ना, जो बंदा टेस्टिंग कर रहा है, ही इज अनअवेयर ऑफ द प्रोग्राम सोर्स कोड, उसको नहीं पता पीछे कोड क्या लिखा हुआ है, उसको बताई जाती है ओनली रेंज ऑफ वैल्यूज एंड टेस्ट फॉर एक्सट्रीम बाउंड्री एंड नॉर्मल वैल्यूज। ये मैं बता देता हूँ क्या मतलब है इस बात का। देखो आपके पास बताया जाता है कि जी एक एयर कंडीशनर है, एक एयर कंडीशनर है जिसकी नॉर्मल ऑपरेटिंग वैल्यू जो है ना, दैट इज 17 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक। ये है। अब आप क्या करोगे कि क्योंकि आपको पीछे प्रोग्राम सोर्स कोड नहीं पता कि पीछे क्या कोड लिखा गया था इसके टेम्परेचर कंट्रोल के लिए, तो आप क्या करोगे, आप सिर्फ नॉर्मल एक्सट्रीम एंड बाउंड्री वैल्यू चेक करोगे। इसका क्या मतलब है, आप देते हो इसको वैल्यू 17 डिग्री सेल्सियस, मैं बताता हूँ 17 डिग्री सेल्सियस एंड 30 डिग्री सेल्सियस, ये दो वैल्यूज जो है ना, ये इसकी बाउंड्री वैल्यूज हैं, एंड एनी वैल्यू इन बिटवीन दिस, फॉर एग्जांपल जो है आप 22 डिग्री सेल्सियस पास करते हो, 18 डिग्री सेल्सियस पास करते हो, या फिर आप इसको जो है कि कहते हैं 29 डिग्री सेल्सियस पास करते हो, या फिर आप इसको जो है कि कहते हैं 23 डिग्री सेल्सियस पास करते हो। इस तरह के जितने भी टेम्परेचर्स हैं जो इस रेंज के दरमियान में फॉल करते हैं, ये सारी की सारी आपकी कहलाती है नॉर्मल वैल्यूज। एंड एनी वैल्यू दैट इज बिलो 17, एनी वैल्यू दैट इज बिलो 17, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 15 डिग्री सेल्सियस है, या फिर जो इस तरफ आ रही हो, या फिर आप इस तरफ वाली वैल्यू को ले लेते हैं 37 डिग्री सेल्सियस आप दे देते हैं इसको, तो ये वाली जो वैल्यूज होंगी ये आपकी अब नॉर्मल वैल्यूज। तो इसके थ्रू जो है आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होती है, ये ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है। देखो आपको पीछे का कोई सोर्स कोड नहीं पता, आपने सिर्फ इस तरह की वैल्यूज दे दे के चेक किया कि क्या क्या, क्या बिहेवियर है डिवाइस का, आपको पीछे का कोड नहीं पता था, यू ओनली न्यू कि ये पॉसिबल रेंज है, तो आपने सारी वैल्यूज दे दे के चेक कर लिया कि आपका कोड चल रहा है या नहीं चल रहा। ये ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है। ये समझ आई?
हाँ जी। वाइट बॉक्स टेस्टिंग में क्या होती है कि ये ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के बाद की जाती है, वेयर द प्रोग्रामर हिमसेल्फ टेस्ट द कोड विद वैल्यूज दैट रन एवरी एस्पेक्ट ऑफ द सोर्स कोड। हर एस्पेक्ट ऑफ द सोर्स कोड रन किया जाएगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि अब जो प्रोग्रामर बैठेगा ना, वो क्या करेगा कि वो हर एक वैल्यू देगा जिससे आपको सोर्स कोड की हर एक लाइन एग्जीक्यूट हो रही होगी। फॉर एग्जाम्पल वो इसको डेसिमल वैल्यूज पास ऑन करने की कोशिश करेगा। ठीक है, वो इसको डेसिमल वैल्यूज देने की कोशिश करता है। वो इसको स्पेशल कोड्स की वैल्यूज देना चाहिए। लाइक अगर फॉर एग्जांपल 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो कोई खास कोड होता है उस एसी में किसी सेटअप को करने के लिए कुछ भी, तो उसको पास करके देखेगा। वो इस तरह की वैल्यूज जो कि बेसिकली हर एस्पेक्ट ऑफ द कोड, हर एक लाइन को एग्जीक्यूट कर रहे हो, क्योंकि एफ एल स्ट्रक्चर लगे होते हैं ना, मल्टीपल एफ एल्स के कंडीशन है, तो हर एक एफ एल्स कंडीशन रन हो, हर एक कंडीशन एफ ओ एल्सिफ जितने भी एल्सिफ हैं वो सारे के सारे रन हो रहे हो, वो इस तरह की वैल्यूज पास करके चेक करता है। वाइट बॉक्स टेस्टिंग कहते हैं उसे, क्योंकि उसको सोर्स कोड का पता होता है। वो ऐसी वैल्यू देता है जिसकी वजह से सारा का सारा कोड एग्जीक्यूट हो रहा हो, कोई भी बात इग्नोर ना हो रही हो, कोई भी पार्ट ऑफ द कोड इग्नोर ना हो रहा हो। अच्छा, उसके बाद जो है कि कहते हैं जी, मतलब ये एवरी एस्पेक्ट ऑफ द सोर्स कोड का मतलब ये नहीं कि मैंने कहा कि काफ़ी सारी इफ एल्स कंडीशंस होती हैं। तो जो प्रोग्रामर है ना व्हाइट बोर्ड टेस्टिंग में क्या करेगा कि वो ऐसी वैल्यूज पास ऑन करेगा जिससे कि सारी की सारी इफ एल्स कंडीशन रन हो रही हो। कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जो इग्नोर हो रही है, कोई भी ऐसा मॉड्यूल ऐसा ना हो जो ना रन हो। वो इस तरह की वैल्यूज देगा जिसमें सारा कुछ चल रहा होगा। एवरी एस्पेक्ट ऑफ द सोर्स कोड यानी कि वो हर एक हिस्सा ऑफ द सोर्स कोड, हर एक प्रोग्राम की लाइन जो है वो एग्जीक्यूट लाजमी हो रही हो। उसके बाद आपके पास आ जाती है ड्राई रनिंग। इट इज़ अ मेथड इन विच ईच लाइन ऑफ कोड इज टेस्टेड एंड आउटपुट्स एंड चेंजेस ऑफ वेरिएबल्स इज रिटर्न टू अ ट्रेस टेबल। ड्राई रनिंग में क्या होता है कि आपके पास एक मेथड है जिसमें कि हर लाइन ऑफ कोड को टेस्ट किया जाता है, लाइन बाय लाइन टेस्टिंग हो रही होती है इसके अंदर, और उसके अंदर जितने भी आउटपुट्स और चेंजेस होते हैं ना वेरिएबल्स के, वो एक ट्रेस टेबल में लिख दिए जाते हैं। क्या होता है इसमें कि आपके पास हर जो कोड है उसको लाइन बाय लाइन चेक किया जाता है, और तमाम हर लाइन के बाद जो जो आउटपुट्स बन रहे हैं एंड जो जो चेंजेस ऑफ वेरिएबल्स आ रहे हैं आपके पास, उनको ट्रेस टेबल में लिख दिया जाता है। द रिजल्ट्स हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द वर्किंग ऑफ द कोड। इससे फ़ायदा ये होता है कि आप समझ पाते हो कि कोड किस तरह से काम कर रहा है, और इस मेथड को वॉक थ्रू मेथड भी कहा जाता है। ये समझ में आया? जी। और उसकी हर एक की वैल्यू हो, हर एक वेरिएबल के जो चेंजेस आ रहे हैं ना, उसको ट्रेस टेबल में लिख रहे होते हैं कि अब ये वेरिएबल की अपडेटेड वैल्यू ये है, ये चीज़ आउटपुट हुई, ये चीज़ रिटर्न हुई, वो सारा कुछ भी लिखा जा रहा होगा। अच्छा, उसके बाद आपके पास आ जाती है इंटीग्रेटेड टेस्टिंग। अभी तक ये जो चारों होनी थी ना, ये सारे के सारे छोटे मॉड्यूल्स के ऊपर होती है, यानी किसी एक फंक्शन या किसी एक प्रोसीजर के ऊपर हो रही होगी। उसके बाद आपके पास आ जाती है इंटीग्रेटेड टेस्टिंग। इंटीग्रेटेड टेस्टिंग क्या होती है कि आपके जितने भी मॉड्यूल्स होते हैं ना, जितने भी फंक्शंस थे, जितने भी प्रोसीजर्स थे, सबको एक सिंगल कोड में कंपाइल कर दिया जाता है और उसके बाद टेस्ट किया जाता है। आपने 5 फंक्शंस थे, 5 फंक्शंस पे 5 डिफरेंट टाइप्स पे ये सारी टेस्टिंग चली थी। उसके बाद आपके पास एक कंबाइंड तौर पे पूरा कोड बनाया जाएगा जिसके अंदर के पांचों के पांचों फंक्शंस इंक्लूडेड होंगे, एंड फिर जो है उसको टेस्ट किया जाएगा। दिस थिंग इज नोन एज इंटीग्रेटेड टेस्टिंग, where every program code module is checked, all the modules are combined together in a single code and then tested। तमाम मॉड्यूल्स को एक साथ कंपाइल किया, एक कोड बनाया उसका, और फिर उसके बाद उसे चेक किया। ये समझ में आया?
देखो अभी तक हमारे पास क्या बन रहे थे, यहाँ पे ऊपर मॉड्यूल्स पे काम कर रहे थे हम। हर मॉड्यूल हमारे पास 5 फंक्शन या मुझे मॉड्यूल का मतलब समझते हो ना, कि फंक्शन या प्रोसीजर की बात हो रही है। तो हमारे पास क्या था कि तमाम मॉड्यूल्स को इंडिविजुअली चेक कर लिया गया। तमाम मॉड्यूल्स को इंडिविजुअली चेक करने के बाद उन सारे मॉड्यूल्स को एक सिंगल कोड में कंपाइल कर दिया गया। एक सिंगल कोड बना दिया गया जिसके अंदर के तमाम मॉड्यूल्स कॉल हो रहे थे, तमाम मॉड्यूल्स यूज हो रहे हैं सिंगल कोड के तौर पे। जो एक्चुअल सॉफ्टवेयर है आपका, वो बनाया गया। एंड फिर उसको टेस्ट किया गया कि अब ये कैसा रिस्पॉन्स दे रहा है, क्या इनका रिस्पॉन्स सेम है या रिस्पॉन्स बदल गया। अब समझ में आई? अच्छा, उसके बाद आ जाती है आपके पास अल्फा टेस्टिंग। अल्फा टेस्टिंग इज इन हाउस टेस्टिंग बाय सॉफ्टवेयर टेस्टर्स बिफोर बीइंग रिलीज टू द कस्टमर। कंप्लीट सॉफ्टवेयर बनने के बाद, तो आपका पूरा पूरा सॉफ्टवेयर बन गया, तो प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर टेस्टर्स मौजूद होते हैं आपके पास, जो बेसिकली एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं या कोई कंप्यूटर सिस्टम हो सकता है, जो प्रोफेशनली सॉफ्टवेयर को टेस्ट कर रहा होता है, जो कंप्लीट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है आपका, सॉफ्टवेयर हाउसेज में मौजूद होता है। इन हाउस टेस्टिंग का मतलब है कि विद इन द कंपनी वो प्रोफेशनल टेस्टर्स आकर जो हैं उस सॉफ्टवेयर को कस्टमर को रिलीज होने से पहले पहले उस सॉफ्टवेयर को टेस्ट करके चेक करते हैं कि वो ठीक तरह से एक्सपेक्टेड तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ये समझ में आया? जी जी। हमेशा एक्सटर्नल नहीं होते, मे बी दे माइट बी हाई, वो उनके परमानेंट एम्प्लॉयज भी हो सकते हैं या वो बाहर से भी ला सकते हैं। मगर ये सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर बेसिकली जो है वही काम हो रहा होता है। अभी कस्टमर को रिलीज नहीं किया गया ये चीज़। उसके बाद आपके पास उसके बाद आपके पास आ जाती है यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। दिस टेस्टिंग इज डन फॉर दो सॉफ्टवेयर मेड फॉर अ स्पेसिफिक कस्टमर, जो कि एक खास कंपनी के लिए बनाया गया हो या एक खास कस्टमर के अपने इस्तेमाल के लिए बनाया गया हो। यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग उन सॉफ्टवेयर की होती है विच इज मेड फॉर अ स्पेसिफिक कस्टमर। फॉर एग्जाम्पल एक स्टोर है, उनकी एक ऐप है, ठीक है, उनकी एक ऐप है। तो उसके लिए जो है क्या कहते हैं, आपकी एक ऐप बनाई गई। तो उसको वो एक स्पेसिफिक कस्टमर के लिए बनाई गई ना, उस होस्ट होटल के मालिक के लिए। तो उसकी यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होगी। उसमें क्या होगा कि वो सॉफ्टवेयर बना के उस कस्टमर को दिया गया, वो क्लाइंट चेक करेगा कि तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं, ठीक है, तमाम रिक्वायरमेंट्स को चेक करेगा और वो वर्किंग को चेक करेगा, क्या ये वर्किंग बिल्कुल ठीक करी, कोई एरर्स तो नहीं है उसमें। एंड ही साइंस ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। फिर बता देते हैं कि वो साइन ऑफ कर देते हैं कि जी प्रोजेक्ट जो है वो आपका कंप्लीट हो चुका हुआ है। उसके बाद आपके पास आती है बेटा टेस्टिंग। इट इज टेस्ट दिस टेस्टिंग इज अच्छा, दिस टेस्टिंग इज डन फॉर अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट विल बी रिलीज्ड इन पब्लिक। ये उन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की होती है जो कि पब्लिक में रिलीज होने होते हैं। An early version of the software, known as pre-release version or the beta program, is given to a limited number of potential users who try and test the program and report errors, improvements and any bugs. बेटा टेस्टिंग आपने अक्सर बेटा वर्जन गेम्स के आपने देखे होंगे, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस के भी देखे होंगे। ये की जाती है फॉर दो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स जो कि पब्लिक में रिलीज होने हैं। उनका एक अर्ली वर्जन या प्री रिलीज वर्जन या बेटा वर्जन बनाकर लिमिटेड नंबर ऑफ पोटेंशियल यूजर्स को दिया जाता है। पोटेंशियल यूजर्स वो लोग जो कि मतलब ये कि जिनके चांसेस है कि वो बाद में फुल वर्जन खरीद खरीद लेंगे। वो ट्राई एंड टेस्ट द प्रोग्राम, वो प्रोग्राम को ट्राई करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं एंड उसके बाद रिपोर्ट करते हैं एरर्स, इंप्रूवमेंट्स या बग्स। बेटा टेस्टिंग क्लियर है आपको? अच्छा, अल्फा टेस्टिंग जो होती है वो सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर हो रही है, उसके अंदर प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर टेस्टर्स आ रहे हैं। ये जो बेटा टेस्टिंग है ये पब्लिक के अंदर हो रही है। ये आम यूजर्स जो है ना, आम, हाँ, मेरे और आप जैसे लोगों के लिए है ये बेटा टेस्टिंग। अल्फा टेस्टिंग वो है जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब कर रहे हैं, वो उनके लिए। जबकि बेटा टेस्टिंग इज फॉर नॉर्मल यूजर्स लाइक अस, कि वो इसको यूज़ करते हैं। हम पोटेंशियल यूजर्स इस तरह से कि हम मोस्ट लाइकली उसको खरीद लेंगे आगे। तो हमें वो दिया जाता है, उसका एक ट्रायल वर्जन दिया जाता है, प्री रिलीज वर्जन दिया जाता है, ताकि हम उसको टेस्ट करें और उससे एरर्स, इंप्रूवमेंट्स या बग्स को रिपोर्ट करते चले जाएं। समझ में आया?
अच्छा, मुझे 1 मिनट देना, मैं आता हूँ। अच्छा, उसके बाद आपके पास आ जाती है। अच्छा, ये टेस्टिंग में किसी में भी कोई सवाल आपका? अच्छा, नहीं, कंपेयर नहीं करने का पूछेगा, वो डायरेक्टली किसी एक के बारे में पूछेगा या दो के बारे में पूछ लेगा। कंपैरिजन तो अभी तक कभी नहीं आया इसका। हाँ, बस ये अल्फा टेस्टिंग या बेटा टेस्टिंग के दरमियान में इन तीनों के ऊपर देखो, इनका हो सकता है कि वो इनका पूछे बस, कि अल्फा टेस्टिंग क्या है और बेटा टेस्टिंग क्या है, वो ये पूछ सकता है आपसे। या वो ये कह सकता है कि यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग और बेटा टेस्टिंग में फ़र्क बताएं। बस ये पॉसिबल है, इसके अलावा इनका तो कोई नहीं पूछेगा। हाँ, हो सकता है इनका भी चांस है, लेकिन कभी आया नहीं। इन दोनों का पूछ सकते हैं, ब्लैक बॉक्स का क्या फ़र्क है, वाइट बॉक्स में क्या फ़र्क है, ये पूछा जा सकता है। तो लेकिन अभी तक आया नहीं है। खैर, उसके बाद आपके पास आ जाती है पांचवी, मेंटेनेंस। आफ्टर द रिलीज ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, फर्दर अपडेट्स, बग फिक्सिंग एटसेट्रा इज रिक्वायर्ड। सो 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस टेक्स प्लेस। आपके पास क्या होता है कि जब आपका सॉफ्टवेयर प्रोग्राम रिलीज हो जाता है, तो तमाम सॉफ्टवेयर को रिलीज होने के बाद अपडेट्स और बग फिक्सिंग एटसेट्रा की या रिक्वायरमेंट होती है। उसमें बग्स भी आते हैं, उनको ठीक करने की ज़रूरत है, और उसमें अपडेट्स भी आती हैं। तो उसके लिए 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस की जाती हैं। सबसे पहली मेंटेनेंस जो होती है, दैट इज कॉल्ड एज करेक्टिव मेंटेनेंस, a fixing of bugs like a runtime error or any unexpected results. करेक्टिव मेंटेनेंस क्या होती है कि जब आपके पास कोई रन टाइम में एरर आ रही हो या कोई अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हो, तो उनकी फिक्सिंग जो है वो करेक्टिव मेंटेनेंस के अंदर आती है। करेक्टिव मेंटेनेंस क्या है? फिक्सिंग ऑफ बग्स, या कोई भी एरर्स या अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स जो हों, उनको ठीक करना करेक्टिव मेंटेनेंस है। एडेप्टिव मेंटेनेंस क्या है? An action of making amendments to a program to enhance functionality or in response to specification or legal changes. Adaptive क्या है कि जिधर आपके पास क्या हुआ? जी, कि बेसिकली अपडेट्स तो सॉर्ट ऑफ इसमें जिससे आ सकती है कि आपके पास, हाँ, कि एक्शन ऑफ मेकिंग अमेंडमेंट्स टू प्रोग्राम टू एनहांस फंक्शनैलिटी और इन रिस्पांस टू स्पेसिफिकेशन और लीगल चेंजेस। नया ऑपरेटिंग सिस्टम आया आपके पास, एंड्रॉयड 16 आया, जो भी है वो आया, तो जितनी भी एप्लीकेशन है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ये सारा कुछ एक अडेप्टिव मेंटेनेंस करेंगी ताकि ये नए एंड्रॉयड के वर्जन के साथ चल सके। नई विंडोज़ अगर रिलीज होती है, तो जितनी भी एप्लीकेशन जो विंडोज़ के लिए अवेलेबल हैं, तो वो अपने आप को अडेप्टिव मेंटेनेंस इख्तियार करेंगी, जिधर के वो अपने आप को एक नई विंडो के हिसाब से अडेप्ट करेंगी। या लीगल चेंजेस हो सकते हैं कि कोई फीचर जो है वो रिमूव करना है फॉर स्पेसिफिक रीजन, कि इस एरिया में ये चीज़ नहीं शो कराई जाएगी, कि ये फीचर अवेलेबल नहीं होगा, तो उसको अडेप्टिव मेंटेनेंस के थ्रू जो है उस फीचर को रिमूव कर दिया जाता है फॉर दैट स्पेसिफिक रीजन के क्लाइंट्स, ताकि वो उसको ना यूज़ कर सकें। तो ये लीगल चेंजेस भी होते हैं इस तरह के। तीसरा जो आपके पास है, दैट इज परफेक्टिव मेंटेनेंस टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस, एनहांस यूजर एक्सपीरियंस एंड ऐड न्यू फीचर्स। अब ऐसा कोई खराबी नहीं है सॉफ्टवेयर में, ना ही कोई स्पेसिफिकेशन चेंज हुई, ना कोई लॉ का मसला है, लेकिन सिर्फ सॉफ्टवेयर को बेहतर करने के लिए, उसकी परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए, कंपटीशन में रहने के लिए, बेसिकली मार्केट में यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर करने के लिए, या फीचर्स ऐड करने के लिए जो मेंटेनेंस की जाती है, दैट इज नोन एज परफेक्टिव मेंटेनेंस। इन तीनों में कोई सवाल? अच्छा, एब्स्ट्रैक्शन हमारे पास, जी जी, नहीं, अडेप्टिव में देखो, बात ये कि अडेप्टिव में ये कि सॉफ्टवेयर बिल्कुल ठीक था, उसकी आसपास की चीज़ें बदल गई, लॉ बदल गया, या नया सॉफ्टवेयर, वो ऑपरेटिंग सिस्टम नया आ गया, ऑपरेटिंग सिस्टम नया आया, तो सॉफ्टवेयर को उसके हिसाब से अडेप्ट करने के लिए अपने आप को अपडेट करना पड़ता है, ताकि वो नए एंड्रॉयड वर्जन पे चल सके। तो ये अडेप्टिव है। परफेक्टिव ये कि खुद को इम्प्रूव किया जाए, कि खुद के अंदर नया फीचर ऐड कर दिया, कि फॉर एग्जांपल ये जो मेरा ड्राइंग सॉफ्टवेयर है, इसमें पेन से कलर ज़्यादा ऐड कर दिए जाए, तो ये एक परफेक्टिव मेंटेनेंस है, कि पेन तो पहले भी ठीक थे उसके, लेकिन सिर्फ ज़्यादा कलर्स ऐड कर दिए गए उसके अंदर, दैट इज़ अ परफेक्टिव मेंटेनेंस।
हाँ, समझ लो कि अडेप्टिव मेंटेनेंस इस तरह से होगी कि एक नया स्टाइल ऑफ राइटिंग पैड आ गया उसके हिसाब से बनाने के लिए उसे, या बिल्फर्स विंडोज़ की एक नया टाइप आ गई, लाइक विंडोज़ अभी 12 आ गई आपकी बिल्फर्स, तो विंडोज़ 12 के लिए इस राइटिंग सॉफ्टवेयर को बनाया जाए कि विंडोज़ 12 भी के ऊपर भी चल जाए, दैट इज अडेप्टिव मेंटेनेंस। समझ में आया? अच्छा, एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है? उसके बाद हाइडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द प्रोग्राम एंड ओनली एक्सट्रैक्टिंग एसेंशियल फीचर्स हेल्प्स इन ईजियर अंडरस्टैंडिंग एंड कोडिंग ऑफ द प्रोग्राम। कि बेसिकली आप जो हैं जब आप मॉड्यूल्स में काम कर रहे होते हैं ना, तो आप कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द प्रोग्राम छुपा कर खाली एसेंशियल फीचर्स एक्सट्रैक्ट करते हैं ताकि आपके लिए कोड समझना और कोड करना ईजी हो। अब होता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है किसी चीज़ के बारे में, तो आपको सिर्फ जो चीज़ रिक्वायर्ड है, जो चीज़ जाननी है, सिर्फ आपको उतनी चाहिए होगी ताकि आप जो हो उसको प्रोग्राम कर सको। देखो आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाती है इधर, मैं एग्जांपल वही ले लेता हूँ जो कि बेसिकली मैं पहले एक और स्टूडेंट को करा रहा था, कि हम एक पीडीएफ व्यूअर बना रहे हैं। ठीक है, वी आर मेकिंग अ पीडीएफ व्यूअर। इसकी रिक्वायरमेंट्स जो है ना सारी की सारी उससे सारी लिख दी, जो क्लाइंट है जो चाह रहा है कि बने वो उससे सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स लिख दी। उसने आपको बताया कि जी आपको एनोटेशंस कौन कौन सी चाहिए। ठीक है, एनोटेशंस आपको चाहिए लाइक 3 पेन्स, 3 पेन्स प्लस इरेजर। उसने आपको बताया कि जी इसके अंदर जो है आपके पास मल्टी पेज व्यू होना चाहिए। मल्टी पेज व्यू बेसिकली ये होता है, एक सेकंड किधर गया, मैं वो 2 पेजेस को एक साथ खोल लेना, दैट इज मल्टी पेज व्यू। उसके बाद वो कहते हैं कि जी ये जो है ना इसके अंदर ये विंडोज़ प्लस iOS के लिए होना चाहिए। इसके अलावा वो कहता है कि जी ये जो एप्लीकेशन है ना, ये एप्लीकेशन जो है कि कहते हैं स्कूल्स में भी यूज़ होगी, ठीक है, ऑफिसेज में भी यूज़ होगी, और ये घरों में भी यूज़ होगी। ठीक है, इसके अलावा वो आपको बताते हैं कि जी इसके अंदर जो है कहते हैं शेप्स भी होनी चाहिए, ज्योमेट्रिक शेप्स। ठीक है, इसके अलावा वो बताता है कि जी दिस वुड बी यूज्ड मेनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस, मेनली फॉर एजुकेशन। तो देखो हमारे लिए कंसर्न वाली बातें क्या हैं, ये पता होना ज़रूरी है ताकि आप इसे प्रोग्राम कर सकें, ये पता होना ज़रूरी है, ये पता होना ज़रूरी है, ये पता होना कोई ज़रूरी नहीं है, हम क्या करें इसका, ये पता होना ज़रूरी है, एंड ये भी जानना कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। असेंशियल इन्फॉर्मेशन इनमें से सिर्फ 4 हैं कि इनको रखते हुए मद्देनज़र रखते हुए हम प्रोग्रामिंग करेंगे। वी डोंट नीड ऑल ऑफ दीज, वी ओनली नीड ओनली दीज 4। ये बाकी की 2 जो हैं प्रोग्रामिंग से मुतल्लिक नहीं है, ये ऑफ कोर्स मेंटेनेंस के पार्ट में आ जाती है, परफेक्शन के पार्ट में आ जाती हैं, लेकिन मेनली आपको ये 4 इन्फॉर्मेशन जाननी ज़रूरी थी। तो ये हमने क्या किया कि हमने बेसिकली एब्स्ट्रैक्शन की है इसकी, ताकि हम इसमें से एसेंशियल फीचर्स निकाल सकें, एंड नॉन एसेंशियल चीज़ें हमने यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटीज़ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमने सिरे से इग्नोर कर दी। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं यहाँ पर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होता है? इट फॉलोज डिफाइंड स्टेजेस ऑफ एनालिसिस, डिज़ाइन, कोड, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस। हर सॉफ्टवेयर जो होता है ना वो ये डिफाइंड स्टेजेस होती हैं, मतलब कि ये स्टेज कंप्लीट हो गई, फिर ये स्टेज होगी, फिर अगली स्टेज होगी, फिर अगली स्टेज और फिर अगली स्टेज। तो ये डिफाइंड स्टेजेस हैं 5 इसकी, कि इस स्टेजेस में से गुजर के सॉफ्टवेयर बनता है। वही कहता है कि आपके पास दीज डायग्राम्स रिप्रेजेंट हाउ एवरी स्टेज इज कंप्लीटेड एंड व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेज इन द डेवलपमेंट। कि कौन कौन सी स्टेज पहले कंप्लीट हो गई, कौन कौन सी स्टेज कैसे कंप्लीट हुई, अगली स्टेज उसके बाद कौन सी आती है, वो इन डायग्राम्स में ड्रॉ किया जाता है। आपके पास जी जी बिल्कुल बिल्कुल। इसमें 3 किस्म के प्रोसेस मॉडल्स हैं। 3 किस्म के मॉडल जो है ना आपके पास यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास जो है ना वाटरफॉल मेथड है। ये ये सॉर्ट ऑफ वाटरफॉल की तरह लग रहा है क्योंकि ऊपर से नीचे गिर रहा है। इन वाटरफॉल मेथड द रिजल्ट्स फ्रॉम वन स्टेज आर द इनपुट टू द नेक्स्ट स्टेज। मतलब ये है कि आपके इस रिजल्ट इस स्टेज का, इससे क्या हो गया, इस स्टेज पे जो भी काम हुआ
वो जो है अगली स्टेज में एज इनपुट ले लिया जाएगा, यानी कि एनालिसिस की सारा प्रोसेसिंग जो थी वो डिज़ाइन स्टेज में आ गई। डिज़ाइन स्टेज में जो जो काम हुआ वो एज इनपुट ले लिया गया कोडिंग स्टेज के लिए। Sometimes previous stage might have left incomplete or requires improvement, hence a back arrow is drawn in the diagram. यहाँ पे कोडिंग स्टेज पे आके पता चला जी डिजाइन स्टेज का काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ था। यहाँ पर जो है कि कितने फॉर एग्जांपल इन्होंने आईडी नहीं चूज की थी, आईडी वाज नॉट चोजन, तो क्या करेंगे वो, तो वो कोडिंग स्टेज से वापस जो है डिजाइन स्टेज के ऊपर इसको भेज देंगे काम को, ताकि वो फाइनलाइज करें और उसके बाद दोबारा से कोडिंग स्टेज की तरफ भेज दें। अब इसके अंदर होता क्या कि अच्छा ये समझ आया कि क्या हो रहा होगा इसमें वैसे। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद जो है आपके पास आ जाता है कि कहते हैं बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स, कि इस सारे मेथड पे चलने के, क्योंकि ये तीन मेथड्स है ना बेसिकली, तो वो कंपैरिजन बता रहा है कि इसके बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स क्या हैं। देखो बेनिफिट्स में आपके पास सबसे पहला बेनिफिट है इट इज़ ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट। बहुत सिंपल सा है, बड़े आराम से इम्प्लीमेंट हो जाता है, बड़ा समझ भी बड़े आराम से आ जाता है। ईच स्टेज आउटकम इज डिफाइंड, सॉरी स्पेसिफाइड। हर स्टेज का आउटकम जो होता है वो स्पेसिफाइड होता है कि एनालिसिस पे ये प्रोड्यूस हुआ था, ये डिज़ाइन में गया था, डिज़ाइन में ये चीज़ प्रोड्यूस हुई थी, ये कोडिंग में गई थी, कोडिंग में ये प्रोड्यूस होता, ये टेस्टिंग में गया था। तो हर स्टेज का जो आउटकम है वो स्पेसिफाइड होता है। इट वर्क्स वेल फॉर स्मॉलर प्रोजेक्ट्स वेयर रिक्वायरमेंट्स आर वेल अंडरस्टूड। ये सबसे अच्छा काम वहाँ करता है जहाँ पे आपके पास प्रोजेक्ट छोटा होता है और रिक्वायरमेंट्स आर वेल अंडरस्टूड, कि तमाम रिक्वायरमेंट्स पता होती हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आपको इसमें डालनी है। ईच स्टेज इज कम्प्लीटेड वन एट अ टाइम, हेंस ईजियर टू मैनेज। हर स्टेज बारी बारी कंप्लीट होती है, पैरेलल में कोई काम नहीं होगा इधर। एनालिसिस जब हो जाएगा पूरा कंप्लीट तभी डिज़ाइन स्टेज शुरू होगी, वरना उससे पहले डिज़ाइन स्टेज शुरू नहीं हो सकती। उस वजह से इसके अंदर हर स्टेज इज कंप्लीटेड वन एट अ टाइम, उसकी वजह से इसको मैनेज करना जो होता है वो ईजी होता है। इसके ड्रॉबैक्स की बात करें अगर हम, तो नो वर्किंग सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस अंटिल द लेट स्टेजेस। जब तक कि आपकी कोडिंग की स्टेज पूरी नहीं होगी, जब तक कि ये वाली स्टेज जो है आपके पास पूरी नहीं हो जाती और लेट स्टेजेस की तब तक बारी नहीं आ जाती, जब तक तब तक आपके पास कोई वर्किंग सॉफ्टवेयर एग्जिस्ट नहीं करता होगा, ना पार्शली ना कंप्लीट सॉफ्टवेयर, हाफ कंप्लीट सॉफ्टवेयर ऐसा कुछ नहीं बनता इससे इसमें। नॉट यूजफुल फॉर कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स, नॉट यूजफुल फॉर कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स। बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स इसको बहुत ज़्यादा सब टास्क में डिवाइड करना पड़ रहा हो, बहुत ज़्यादा मॉड्यूल्स बनाने पड़ रहे हो, उसके लिए ये काम नहीं करता। कैनॉट एकोमोडेट चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स। इस पे अगर रिक्वायरमेंट्स चेंज हो जाती है ना, लाइक अगर आप डिज़ाइन स्टेज पे पहुंच गए बाद में कहते हैं कि जो कस्टमर है कि ये वाली चीज़ भी ऐड कर देना, ये वाली चीज़ भी कर देना, तो उसके लिए जो है कि कहते हैं आपके पास वाटरफॉल मेथड में कोई गुंजाइश नहीं है कि उसकी चेंज रिक्वायरमेंट्स को आप माने, आपको शुरू से दोबारा सारा काम शुरू करना पड़ेगा। यू कैन नॉट गो फॉर लाइक के दरमियान में कोई रिक्वायरमेंट आप चेंज कर दें, वो पॉसिबल नहीं होगा आपके लिए। एंड चौथा डाउनफॉल है इट इज़ डिफिकल्ट टू मेजर प्रोग्रेस ड्यूरिंग डेवलपमेंट, कि क्योंकि कोई दरमियान में कोई हाफ वर्किंग सॉफ्टवेयर नहीं बना था, तो आप ये बात नहीं जान सकते कि आपकी कितनी प्रोग्रेस हो गई भी है। कोई क्वेश्चन इसके अंदर? अच्छा, उसके बाद जो है आपके पास आ जाता है आइटरेटिव मॉडल। Iterative model, it does not start with full specification or requirements. Instead, it starts with implementation of small subsets of requirements. Repeated reviews are done for further requirements to be added and eventually producing a complete software. इसमें क्या होता है कि आपको स्टार्ट के अंदर ना वो सारी स्पेसिफिकेशन या रिक्वायरमेंट्स नहीं पता होती। फॉर एग्जांपल क्लाइंट को खुद नहीं पता, ठीक है, क्लाइंट को खुद से नहीं पता कि क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है। वो क्या करता है कि वो छोटे छोटे सबसेट्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स जो है ना पूरे करता चला जाता है, और रिपीटेड रिव्यूज होते हैं फॉर फर्दर रिक्वायरमेंट्स टू बी एडिटेड एंड इवेंचुअली कंप्लीट प्रोड्यूसिंग अ कंप्लीट सॉफ्टवेयर। देखो कैसे, हम दोबारा मिसाल ले लेते हैं अपने उस पीडीएफ व्यूअर की, ठीक है।
किधर हमारे पास ये PDF व्यूअर था, एंड इसके अंदर रिक्वायरमेंट्स में सबसे पहले देखो, अगर हम शुरू से लेकर सारे बात करें कि सबसे पहले इसके अंदर क्या होता है कि ये PDF ओपन करे। पहली रिक्वायरमेंट तो ये कि PDF ओपन हो रही हो, ठीक है। फिर आपके पास जूम करने का ऑप्शन हो, जूम इन आउट करने का आपके पास ऑप्शन हो। फिर आपके पास जो है मल्टी पेज का ऑप्शन हो, मल्टीपल पेजेस, ठीक है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन हो कि कहते हैं अच्छा, फॉर एग्जांपल अभी के लिए मैंने एक PDF व्यूअर बनाना है और मैं इतनी सी सॉफ्टवेयर की बता देता हूँ कि जी बस मेरी ये रिक्वायरमेंट्स हैं। वो क्या करेंगे आइटरेटिव मॉडल के अंदर कि पहले वो ये सॉफ्टवेयर इतना सा सॉफ्टवेयर कंप्लीट कर देंगे। अब जब वो ये काम कंप्लीट करेंगे ना, तो उसके बाद मैं कहूँगा कि यार इस पर एक नई चीज़ ऐड कर दो, इसमें ऐसा करो कि इसके अंदर जो है ना पेन्स भी ऐड कर दो, पेन्स फॉर एनोटेशन, ठीक है। तो इन पेन्स के साथ वो एसोसिएट करेंगे कि सर अगर आप पेन्स डलवा रहे हैं तो फिर आप इरेजर भी डाल दें, तो मैं इरेजर भी डलवा लूँगा। फिर वो इसको कंप्लीट करके देंगे मुझे। तो उसके बाद मैं इसमें से कहता हूँ कि यार अब आप इसमें से ऐसा करो कि इस पर ज्योमेट्रिक शेप्स भी डाल दो, वो ज्योमेट्रिक शेप्स भी डाल देंगे। उसके बाद मैं कहता हूँ कि यार इसमें टेक्स्ट टाइप करने की भी ऑप्शन कर दो कि मैं इसमें टेक्स्ट भी लिख सकूँ, तो फिर वो इसमें टेक्स्ट भी डाल देंगे। फिर मैं उसके बाद कहता हूँ कि इसमें से एनोटेशन सेव करने की ऑप्शन डाल दो, सेव एनोटेशन, ठीक है। तो वो इसकी फीचर भी डाल देंगे। अर्ज ये है कि वो बारी बारी काम कंप्लीट करें, रिपीटेड रिव्यूज़ हो रहे हैं कि ये सर ये हो गया चेक कर लें, मैं कहता हूँ ये ठीक है अब ये चीज़ भी डाल दो, फिर वो करते हैं, फिर वो मुझे दिखाते हैं कि ये हो गया। बिकॉज शुरू में तमाम रिक्वायरमेंट्स वर अननोन, क्योंकि हमारे पास तो फुल स्पेसिफिकेशन या रिक्वायरमेंट्स मौजूद ही नहीं थी, तो हमने इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्मॉलर सबसेट्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स से काम शुरू किया एंड रिपीटेड रिव्यूज़ के थ्रू हमने फीचर्स उसमें ऐड करते रहे एंड हमारे पास फाइनली एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर एट द एंड प्रोड्यूस हो गया जिसमें कि सारे फीचर्स मौजूद थे। अब इसके अंदर जो आपको बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स हैं वो क्या हैं। सबसे पहला बेनिफिट ये कि प्रोड्यूसेस अ वर्किंग मॉडल एट अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट विच हेल्प्स इन फाइंडिंग डिजाइन और फंक्शनल फ्लॉज। इसमें जो है ना एक अर्ली फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर बन जाता है। देखो हमने देखो पहले क्या बनाया था, ये इतना सा सॉफ्टवेयर तो जल्दी बन गया था ना, ये चीज़ें तो बाद में आई थी। ये बन गया था जिस वजह से आपके पास मजीद डिज़ाइन आइडियाज़ भी आते हैं और तमाम फंक्शनल फ्लॉज आपको नज़र आ रहे होते हैं। आप नया डिज़ाइन और तमाम फंक्शनल फ्लॉज इसके अंदर देख पाते हैं क्योंकि आपके पास एक अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में एक वर्किंग मॉडल मौजूद होता है। दूसरी बात ये कि रिजल्ट्स आर ऑब्टेन्ड अर्ली एंड पीरियोडिकली, कि आपको जल्दी रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाते हैं एंड स्टेप बाय स्टेप आपको रिजल्ट्स मिल रहे होते हैं कि अब पेन सही से काम कर रहे हैं, अब शेप्स सही से काम कर रही हैं, अब एनोटेशन सही से सेव हो रही हैं, अब ज्योमेट्रिक शेप्स इसमें सही से आ रही हैं, अब सिलेक्ट सही से हो रहा है, इस तरह की चीज़ें ये स्टेप बाय स्टेप आपको मिलते हैं, तो जिसकी वजह से रिजल्ट्स आर ऑब्टेन्ड अर्ली एंड पीरियोडिकली। उसके बाद पैरेलल डेवलपमेंट कैन बी प्लान्ड, कि क्योंकि आपके पास देखो ये मॉड्यूल्स थे बिलफर्स, मैं क्या करता हूँ कि ये जो चारों ग्रीन वाले हैं ना ये मैं चारों एक साथ ले आया कि ये सारी चीज़ें कर दो साथ साथ ना। तो ये जो चार काम है तो एक्स्ट्रा है ना, ये सारे चार काम तो एक्स्ट्राज हैं। मेन सॉफ्टवेयर तो दिस इज द मेन सॉफ्टवेयर, दिस वाज द मेन सॉफ्टवेयर एंड दीज फोर वर एक्स्ट्रा फीचर्स। तो ये एक्स्ट्रा फीचर जो हैं ये आप चार लोगों की को डिवाइड कर सकते हैं कि एक बंदा ये काम कर ले, दूसरा बंदा ये काम कर ले, तीसरा बंदा ये काम कर ले एंड चौथा बंदा ये काम कर ले। तो इस तरह से आपके पास पैरेलल डेवलपमेंट कैन बी प्लान्ड, यानी कि आप एक टीम के अंदर डिवाइड करके पैरेलल लोग बैठ के सारे काम कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास ये आता है कि प्रोग्रेस कैन बी मेजर्ड, कितनी प्रोग्रेस हुई है वो आपको नज़र खुद से आ रही होती है और उसको बड़े आराम से मेजर किया जा सकता है। टेस्टिंग एंड डिबगिंग ऑफ स्मॉलर मॉड्यूल्स इज ईजी, क्योंकि आपके मॉड्यूल छोटे छोटे मॉड्यूल्स के अंदर आप काम कर रहे हो तो उसको टेस्ट करना डिबग करना भी ईजी होता है। ये सूटेबल होता है फॉर लार्ज प्रोजेक्ट्स, बड़े लेवल के प्रोजेक्ट्स के लिए सूटेबल होता है। और सॉफ्टवेयर इज प्रोड्यूस्ड अर्ली विच फैसिलिटेट्स कस्टमर इवैल्यूएशन एंड फीडबैक, क्योंकि आपके पास अर्ली वर्किंग मॉडल आ गया था तो आपको कस्टमर की ओपिनियन का भी पता चलता रहता है कि कस्टमर कितना सेटिस्फाइड है काम से।
क्योंकि आपके पास यहाँ पे अर्ली स्टेज में एक वर्किंग मॉडल आ गया था ना, तो क्योंकि आपके पास ये अर्ली स्टेज में एक वर्किंग मॉडल आ गया, उसकी वजह से आपको कस्टमर एवेल्यूशन और फीडबैक स्टेप बाय स्टेप मिलती रहती है कि कस्टमर कितना सेटिस्फाइड है उस काम से। उसके बाद आपके पास ड्रॉबैक्स में आ जाते हैं कि ओनली एप्लीकेबल ऑन लार्ज प्रोजेक्ट्स सिंस स्मॉलर प्रोजेक्ट्स कैन नॉट बी फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर मॉड्यूल्स। ड्रॉबैक्स में ये बात है कि ये सिर्फ बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए काम करता है, छोटे प्रोजेक्ट्स इसके ऊपर काम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते छोटा प्रोजेक्ट इस तरह से काम? क्योंकि उसको फर्दर ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता इन स्मॉलर मॉड्यूल्स। इस वजह से ये सूटेबल नहीं होता फॉर स्मॉलर प्रोजेक्ट्स। मोस्ट केसेस में ज़्यादा रिसोर्सेज लग रहे होते हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लग रही है, ज़्यादा टाइम लग रहा है एम्प्लॉयज़ का, ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की एफर्ट भी लग सकती है इसके अंदर। और फिर इसके अंदर कुछ चीज़ें ये होती हैं कि आपके पास डिज़ाइन इश्यूज में अकर एट द एंड सिंस ऑल द रिक्वायरमेंट्स वर नॉट अवेलेबल फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। क्योंकि बड़े शुरू में आपको तमाम रिक्वायरमेंट्स नहीं बताई गई थी एंड हर फीचर बाद में ऐड होता गया। तो कुछ केसेस में छोटे मोटे डिज़ाइन इश्यूज इसमें से आपको फिर भी एट द एंड रह सकते हैं। Some additions of further requirements may not be possible since complete system may not be defined. कुछ रिक्वायरमेंट्स फर्दर ऐड नहीं हो सकती जब तक कि आपका कंप्लीट सॉफ्टवेयर डिफाइन नहीं हो जाता। देखो, क्योंकि मैं इसको टुकड़ों में तैयार करवा रहा हूँ, तो मैं इधर एक रिक्वायरमेंट ले आता हूँ कि जी इसको आपने बनाना है कंपैटिबल फॉर विंडोज 7 टू 11। अब वो ये कहेंगे कि सर जब तक कि पूरा सॉफ्टवेयर बन नहीं जाता, जब तक कि ये कंप्लीट सॉफ्टवेयर नहीं बन जाएगा, हम इसके ये बात नहीं चेक कर सकते कि ये विंडोज 7 से लेकर 11 तक कंपैटिबल होगा या नहीं होगा। तो इसकी कंपैटिबिलिटी डिटरमिन करना या किसी भी चीज़ की और रिक्वायरमेंट्स उसमें ऐड करना पॉसिबल नहीं होता जब तक कि कंप्लीट प्रोग्राम या कंप्लीट सिस्टम जो है वो डिफाइन ना हो गया हो। इसके अंदर कोई सवाल आपका किसी भी किस्म का? अच्छा, उसके बाद आ जाता है आपके पास रैपिड एक्शन डेवलपमेंट। रैपिड एक्शन डेवलपमेंट में आपके पास जो है कि कहते हैं क्या हो रहा होता है कि इंस्टेड ऑफ डेवलपिंग द मॉड्यूल एज प्रोटोटाइप्स और सिंगल सॉफ्टवेयर एट वंस। देखो, आपके पास क्या हो रहा था कि जो वाटरफॉल मेथड था उस पर एक सिंगल सॉफ्टवेयर एक ही दफ़े में बनाया जा रहा था। वाटरफॉल में एक सिंगल सॉफ्टवेयर एक ही गो में बना दिया गया था। और आपके पास रेप वो आइटरेटिव में क्या हो रहा था कि प्रोटोटाइप्स बनाए जा रहे थे। प्रोटोटाइप समझ ना कि छोटा छोटा प्रोग्राम वो बना के दिखा रहे थे कि अब ये चीज़ कंप्लीट हो गई, अब ये चीज़ कंप्लीट हो गई, अब ये चीज़ कंप्लीट हो गई। तो ये करते कि ना प्रोटोटाइप्स बनाओ ना आप सिंगल सॉफ्टवेयर बनाओ, आप पूरे के पूरे प्रोग्राम को मॉड्यूल्स में ब्रेक कर दो और हर मॉड्यूल पे सेपरेटली काम हो रहा हो पैरेलल में। और जब सारा काम हो जाए तो तमाम मॉड्यूल्स को आपस में इंटीग्रेट करके फाइनल सॉफ्टवेयर बना दो। क्या हो रहा है कि सबसे पहले आपकी रिक्वायरमेंट्स डिफाइन की गई एंड उसके बाद उसके मुताबिक मॉड्यूलाइजेशन ऑफ वर्क हुई कि कितने मॉड्यूल्स आपको चाहिए होंगे। बिल्फर्ड फॉर दिस प्रोजेक्ट यू नीडेड 3 मॉड्यूल्स। तो 3 में डिवाइड कर दिया गया, हर एक की सेपरेट आपके पास जो है कि कहते हैं वो एनालिसिस, डिज़ाइन, कोड एंड टेस्टिंग हुई। दूसरे मॉड्यूल के भी एनालिसिस, डिज़ाइन, कोड, टेस्टिंग हुई एंड तीसरे की भी एनालिसिस, डिज़ाइन, कोड एंड टेस्टिंग हुई। उसके बाद उन्होंने इन 3 मॉड्यूल्स को आपस में इंटीग्रेट किया, मॉड्यूल की इंटीग्रेटेड टेस्टिंग की, कंप्लीट सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग हुई एंड उसके बाद उसकी मेंटेनेंस स्टेज आ गई यहाँ पर। इस चीज़ का कहा जाता है रैपिड एक्शन डेवलपमेंट। देखो, सबसे पहले क्या हुआ कि आपके पास सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स डिफाइन की गई, उसके बाद मॉड्यूलाइजेशन हुई जिसके अंदर के पूरे काम को, पूरे टास्क को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में तोड़ा गया। मॉड्यूल्स में तोड़ने के बाद बिल्फर 3 मॉड्यूल्स बन रहे थे आपके पास। उन 3 मॉड्यूल्स को जो है कि कहते हैं हर मॉड्यूल को सेपरेटली एनालिसिस, डिज़ाइन, कोड एंड टेस्टिंग हुई। टेस्टिंग के बाद सबको आपस में इंटीग्रेट कर दिया गया एंड सब मॉड्यूल्स की इंटीग्रेटेड टेस्टिंग हुई स्टेज पे एंड उसके बाद वो मेंटेनेंस स्टेज पे चले गए। समझ में आया?
इसके बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स की बात करें अगर हम, तो बेनिफिट्स में ये आ जाता है आपके पास कि चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स कैन बी अकोमोडेटेड, कि सबसे पहले ये बात है कि आपके पास कोई भी रिक्वायरमेंट चेंज होती है, क्लाइंट कहता है कि यार मुझे ये चीज़ छोटी मोटी रिक्वायरमेंट जो है ना वो बदलवाता है, तो उसकी छोटी मोटी रिक्वायरमेंट जो चेंजेस चाहता है वो अकोमोडेट हो जाती है। इसके अंदर प्रोग्रेस मेजर किया जा सकता है, कितना प्रोग्रेस हो गया आपका, कि क्योंकि इसके अंदर टीम वर्क है, उस वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है और डेवलपमेंट टाइम रिड्यूस हो जाता है आपका। एंड इसके अंदर कस्टमर फीडबैक भी पॉसिबल होता है कि कस्टमर अपना साथ साथ फीडबैक भी दे पाता है। लेकिन इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं? ड्रॉबैक्स में ये है कि ओनली सॉफ्टवेयर दैट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू मॉड्यूल्स कैन बी डेवलप्ड यूजिंग आरएडी। जिस सॉफ्टवेयर के लिए ये बात पॉसिबल हो कि उसको मॉड्यूल में ब्रेक डाउन किया जा सके, सिर्फ वही आरएडी के थ्रू डेवलप हो सकता है। जिस सॉफ्टवेयर की मॉड्यूलाइजेशन नहीं हो सकती वो आरएडी पर डेवलप नहीं होगा। इसको बड़े हाईली स्किल्ड डेवलपर्स की ज़रूरत होती है क्योंकि प्रोग्राम मॉड्यूल्स में डिवाइड होकर काम हो रहा है, तो डेवलपर्स की स्किल बहुत अच्छी होनी ज़रूरी होती है। इट रिक्वायर्स द यूज़र या क्लाइंट की इन्वॉल्वमेंट एट ऑल स्टेजेस। हर वक्त जो है आपका क्लाइंट या जो यूज़र है उसका मौजूद होना ज़रूरी है ताकि वो अपना रेगुलर फीडबैक दे सके। एंड इट इज़ सूटेबल फॉर ओनली दो सॉफ्टवेयर दैट आर स्केलेबल। मतलब ये है कि ये सिर्फ उन सूटेबल होता है उन सॉफ्टवेयर्स के लिए जो बहुत लार्ज स्केल पर काम कर रहे हों, बहुत बड़ी एप्लीकेशन जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह इस तरह की चीज़ें हैं, उनके लिए जो है रैपिड एक्शन डेवलपमेंट इस्तेमाल किया जाता है।